नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग जीव विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत घटना चक्र का तीसरा टॉपिक वर्गीकी पढ़ रहे थे और उसमें 55 प्रश्न करा दिया गया था, जो तीसरा चैप्टर है पार्ट 1 में। आज हम लोग यहाँ से देखेंगे पार्ट 2, जिसमें हम लोग 144 प्रश्न तक आज इसको पूरा कर देंगे इसी पार्ट 2 में। कल कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा था, इसलिए हमने रोक दिया था और उसमें सिर्फ 55 क्वेश्चन किया गया था। तो हम लोग अब बात करते हैं आज का जो पहला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न का। निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है? प्रश्न ये सब बहुत बार पूछे जाते हैं। इस तरह से कह रहा है कि निम्नलिखित पादप में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? गन्ना का, अदरक का, आलू का या फिर शकरकंद का? तो इसका जो राइट आंसर है वह है शकरकंद। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लेंगे। अगर हम गन्ना की बात करें, गन्ना, आलू एवं अदरक तने का रूपांतरण होते हैं, अर्थात इनका जो संग्रह अंग होता है वह तना है। जबकि शकरकंद की बात करें तो इसका संग्रह अंग जड़ होता है, जड़ कुंभी रूप है, यह मूलांकर से विकसित होता है। तो शकरकंद के बारे में याद रखेंगे, इसका जो संग्रह अंग है वह है जड़। बात करेंगे 57 नंबर प्रश्न का। कह रहा निम्न में से कौन तना है? तो अदरक एक तना है, गन्ना, आलू एवं अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है। जबकि सलजम, गाजर एवं शकरकंद ये जड़ों की श्रेणी में आते हैं। तो ये सब रूट्स हैं। कौन कौन? सलजम, गाजर एवं शकरकंद। ध्यान दे लेंगे, इस तरह के प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में आता है। तो सलजम, गाजर एवं शकरकंद क्या है? जड़ों की श्रेणी में आते हैं। अदरक फिर क्या है पूछ रहा? अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि अदरक में नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं, इसीलिए अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि जड़ों में नोड और इंटर नोड नहीं पाए जाते हैं। बात करें नोड के बारे में, तो नोड एवं इंटरनेट का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। चूंकि अदरक में ए संरचनाएं पाई जाती हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक तना है, जड़ नहीं। 66वीं बिहार पीसीएस में आया था 2020 में। 59 नंबर प्रश्न है, मिलान करना है प्रकंद का, स्तंभकंद का, सलकंद का और घनकंद का। तो जो प्रकंद का मिलान होता है, प्रकंद से संबंधित कौन है? अदरक। प्रकंद को हम लोग कहाँ मिलाते हैं? अदरक में। तो अगर हम ए को 3 से मिला देते हैं, देखिए इसमें सब में 3 यहाँ तक, अभी 4 ऑप्शन, सिर्फ एक ऑप्शन यही हटा है। उसके बाद हम लोग स्तंभकंद को मिलाएंगे, तो स्तंभकंद जो होता है उसका मिलान हम लोग करेंगे आलू से। अब 2 ऑप्शन यहाँ से भी निकल जाएंगे, इलिमिनेट हो जाएंगे। सल्ककंद को हम लोग किससे मिलाएंगे? सल्ककंद को हम लोग मिलाएंगे लहसुन से। तो सी में 1 है, अब इसी 2 में बचा था और इसमें 1 हो गया। और घनकंद सब जानते हैं, घनकंद को जिमीकंद, सूरन से संबंधित है, तो डी में 2 हो जाएगा, ए में 3, बी में 4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न बार बार यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम में आता है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ है। तो प्रकंद अदरक, स्तंभकंद आलू, सलकंद लहसुन, घनकंद जिमीकंद या सूरन। यहाँ पे देखते हैं, प्रकंद अदरक, स्तंभकंद आलू, सलकंद लहसुन, घनकंद जिमीकंद सूरन। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रूपांतरित स्तंभ है? निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो उसका राइट आंसर आलू एक रूपांतरित स्तंभ है। बात करते हैं इसके बारे में। आलू एक अंतः भौमिक रूपांतरित स्तंभ खंड है, जिनमें भोजन का संचयन हो जाता है और इसका प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसमें अनेक कलिकाएं पाई जाती हैं जो वृद्धि कर नए पौधे का रूप ले लेती हैं। तो आलू क्या है? आलू एक रूपांतरित स्तंभ है। इस प्रश्न को देख लेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जा रहा है इस तरह का प्रश्न। फिर कह रहा आलू है, तो आलू एक कंद है। सल्ककंद में कंफ्यूज नहीं होना है, आलू सिर्फ एक कंद है। तो आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कंद कहते हैं, याद रखना है। लगभग गोला आकार होते हैं। तो देखें, आलू की आँखें पर्व संधियों नोड्स को प्रदर्शित करती हैं, जिनसे नए पौधों का विकास होता है। तो आलू की आँखें पर्व संधियों या नोड्स को प्रदर्शित करती हैं, जिनसे नए पौधों का विकास होता है। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार सहचर है? तो उसका नाम है कवक मूल। कवक मूल माइकोराइजा कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य उपयोगी प्रकार सहचर हैं, फंक्शनल एसोसिएशन है, जिससे वह एक दूसरे से लाभान्वित होते रहते हैं। तो यह प्रश्न भी आईएएस में आया हुआ प्रश्न है कि कह रहा है एक कवकों और उच्चतर पादपों के जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार सहचर है कवक मूल। याद रखेंगे इस प्रश्न को।
माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध रखता है। बीईओ का एग्जाम जो हुआ था 2019 उसमें पूछा गया है। तो माइकोराइजा कवक और पौधों के मध्य एक सहजीवी संबंध रखता है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लेंगे एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। 64 नंबर प्रश्न है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं सहजीवी। इसको देखते हैं। फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले विशेष जीवाणु राइजोबियम सहजीविता सिम्बायोसिस का जीवन यापन करते हैं, जहां एक और ये जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधे को उपलब्ध कराते हैं। कई बार यह भी पूछा गया कि नाइट्रोजन को किस में बदलते हैं, तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। वहीं पर दूसरी ओर यह फलीदार पौधा इन्हें आवास तथा भोजन उपलब्ध कराता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेंगे। मटर का पौधा कैसा पौधा है, तो मटर का पौधा एक शाकीय पौधा है। इसमें सहारे के लिए टेंड्रिल प्रतान पाए जाते हैं और यह कुल लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आता है। तो मटर किस कुल का पौधा आता है, यह भी पूछा जा सकता है। तो मटर लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। बात करेंगे 66 नंबर प्रश्न का, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो तना काट गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। गन्ने की बात करें तो यह कुल ग्रेमिनी का पौधा है। बात करें इसमें भी पर्व नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, जिसे पर्व तथा पर्व संधियाँ बोलते हैं। लौंग है तो लौंग एक बंद कलियाँ हैं। लौंग क्या है, एक बंद कली है। कई बार यह पूछा गया है लौंग से प्रश्न, तो लौंग क्या है, एक बंद कली है। इसका जन्म स्थान इंडोनेशिया को माना गया है तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है। किसका, लौंग एक सदाबहार वृक्ष है। लौंग बंद कलियां या पुष्पकलिका है जिनका उपयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। मिर्टेसी कुल में लौंग आती है। यह सब फैक्ट आप याद कर लेंगे। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मसालों में कौन सी एक पुष्पकलिका होती है, तो लौंग एक पुष्पकलिका होती। बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है। लौंग यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की पुष्पकलिका है, जिसे सुखाकर मसालों, औषधियों, भोज्य पदार्थ इत्यादि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो लौंग क्या है, यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की पुष्पकलिका है। फिर देखिए बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा लौंग का। लौंग है तो लौंग एक सूखा फल है। बात करेंगे 70 नंबर प्रश्न का, वही प्रश्न आ रहा है। लौंग पौधे के निम्नलिखित में किस भाग से प्राप्त होता है, तो शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है। आप देखिए फैक्ट, आप जो भी उसका कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर रखेंगे तो प्रश्न को उसी में से बस उसकी भाषा घुमा के देखिए, लगातार वही प्रश्न पूछ रहा है। तो लौंग क्या है, पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं, शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है। फिर आ गया लौंग एक मसाला है, यह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो फूल की कली से प्राप्त होता है लौंग। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार कह रहा हूँ, बिहार पीछे 2020 में हुआ है। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है, अदरक सुमेलित है राइजोम से, केसर बीज से सुमेलित नहीं है, अफीम की डूडी से सुमेलित है, सन किससे सम्मिलित है, सन तना से प्राप्त किया जाता है। अदरक राइजोम, अफीम की डूडी, सन तना। लेकिन केसर बीज से संबंधित नहीं है। केसर का देखते हैं। केसर एक मसाला है जिसे सैफ्रान क्रोकस के पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, बीज से नहीं प्राप्त किया जाता, अपितु पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे का वानस्पतिक नाम है क्रोकस सटाइवस, जो कि इरिडेसी कुल के अंतर्गत आता है। केसर क्रोकस सटाइवस फूल के स्त्री भाग से प्राप्त किया जाता है, जो बीज बनाने वाला भाग है। यह एक पुष्पीय बहुवर्षीय पौधा है। केसर का स्वाद तीखा होता है तथा इसमें सैफ्रोनॉल एवं पिक्रोक्रोसीन नामक रसायन पाया जाता है। तो ये दो रसायन याद कर लेंगे, सैफ्रोनॉल और पिक्रोक्रोसीन नामक यह रसायन पाया जाता है। स्वाद इसका तीखा होता है। सैफ्रोन को पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। याद रखेंगे, बीज से नहीं प्राप्त किया जाता, अपितु इसे पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। इसका कुल है इरिडेसी। आगे हम लोग बात करते हैं केसर होता है, तो केसर होता है सूखा मिश्रण फूल के बीज बनाने वाले भागों का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे, 2002 प्री में आया। तो केसर होता है फूल के बीज बनाने वाले भागों का।
फिर मिलाना है। 74 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य के युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अदरक, प्रकंद हमने बताया। प्याज का जो मांसलपन होता है वह खाया जाता है। आलू का मूल से कोई संबंध नहीं है। नारियल का भ्रूण कोष खाया जाता है। आलू का जो होता है खाने वाला भाग वह कंद होता है, रूपांतरित तना होता है, ना कि मूल। तो कहने का मतलब आलू का जो अगर यहाँ कंद होता या रूपांतरित तना होता तो उससे मिलाया जाता, तो आलू का संबंध मूल से नहीं है, अपितु जिसका संबंध कंद से है, जो एक रूपांतरित तना होता है। 75 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो जो तना होता है आलू का वही खाने योग्य तना, जड़ होता है, न बीज होता, न फल होता। आलू का जो तना होता वही खाने योग्य भाग होता है, याद रखेंगे, आरो में आया हुआ है। कह रहा निम्न में कौन सा एक फल है, तो भिंडी एक फल है, याद रखेंगे इसको। आलू फल नहीं है, मूली फल नहीं, शकरकंद फल नहीं, लेकिन भिंडी एक फल है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। भिंडी का अगर पौधा की बात करें तो एक पुष्पीय पादप है और इसका फल कैप्सूल के प्रकार का होता है जिसमें बीजों की संख्या अधिक होती है। इस फल का संपूर्ण भाग खाया जाता है। बात करेंगे 77 नंबर प्रश्न का, निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। तो जो सेब है वह सच्चा फल नहीं है। बात करेंगे जब फल के निर्माण में अंडाशय, ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हों तो ऐसे फल को असत्य फल, फाल्स फ्रूट कहते हैं, जिसके उदाहरण हैं सेब, काजू, नाशपाती आदि। तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया। सेब, काजू और नाशपाती ये सब क्या हैं, असत्य फल हैं, याद रखेंगे। एग्जाम्पल, पादप कली है, तो पादप कली एक भ्रूणीय टहनी होती है। पादप कली क्या है, एक भ्रूणीय टहनी। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित परोह को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। तो पादप कली क्या है, एक भ्रूणीय टहनी। बात करेंगे 79 नंबर प्रश्न का, कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है। तो कार्क प्राप्त होता है क्वेरकस से प्राप्त होता है कार्क, जिसे ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। कार्क ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, जिसका वानस्पतिक नाम क्वेरकस सुबर है। इस पौधे की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में है। कार्क अनियमित आकार का, पतली भित्ति वाला तथा मोम युक्त कोशिकाओं वाला होता है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है। तो लहसुन में सल्फर यौगिक पाया जाता है, यही इसके गंध का कारण है। कई बार प्रश्न पूछा गया यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम लहसुन के बारे में बात करें तो इसका जो अभिलाक्षणिक गंध पाई स्मेल होती है उसमें सल्फर यौगिक होता है। इसके अलावा प्याज, सरसों के तेल आदि में भी सल्फर पाया जाता है। सल्फर कहाँ कहाँ पाया जाता है, लहसुन में, प्याज में, सरसों के तेल में, इन सब जगहों पे सल्फर पाया जाता है। इस तेल में सल्फर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगर लहसुन का तेल देखें तो उसमें सल्फर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन का अभाव होता है। इस फैक्ट को याद रखेंगे, लहसुन में ऑक्सीजन का अभाव होता है। लहसुन का उपयोग स्वेदजनक, मूत्रवर्धक, कफ निवारक, उत्तेजक इत्यादि रूपों में किया जाता है। 81 नंबर प्रश्न है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, क्यों। क्योंकि प्याज निष्कासित करता है सल्फेनिक अम्ल। देखिए सल्फोनिक और सल्फेनिक में कन्फ्यूज नहीं हुआ है, इसलिए इस फैक्ट को कहीं पर भी लिख लेंगे कि प्याज में सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए प्याज छीलने पर आंसू आ जाता है। सिंथेज एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फाक्साइड एमिनो अम्ल को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है, जो आंख में आंसू उत्पन्न करता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग उसका पुष्प होता है। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। एक पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं और पुष्प ही पौधे में प्रजनन में सहायक होता है। मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है। तो जो मिश्र में तीखापन होता है उसका कारण है कैप्सेइसिन की उपस्थिति। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, यूपीपीसीएसपी 2016 में आया हुआ है। तो मिर्च की तीक्ष्णता या जो उसका तीखापन होता है उसका कारण है कैप्सेइसिन की उपस्थिति। हम लोग बात करेंगे लाल मिर्च तीखी होती है, इसका क्या कारण है। तो इसमें कैप्सेइसिन उपस्थित होता है। अब यह भी कई बार पूछा जा चुका है। 85 नंबर प्रश्न है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है। तो जो कोशिका उसका प्यूपा होता है कोशित, इसी समय यह रेशम का कीड़ा कॉमर्शियल तंतु या फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है। रेशम का कीड़ा
सिल्क वर्म बोलते हैं, कोशित प्यूपा अवस्था में वाणिज्यिक तंतु को उत्पन्न करता है। लार्वा चक्र के बाद तैयार प्यूपा के बचाव हेतु अपनी लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से खोल कोया तैयार करता है, जिससे रेशम की प्राप्ति की जाती है। रेशम कीट जिन पर पनपता हुआ है, शहतूत की पत्तियों पर रेशम कीट पनपता है। रेशम कीट कीट वर्ग का प्राणी है, यह शहतूत के पत्तों पर पनपता है। निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? तो मोती जो है वह कीटों से प्राप्त नहीं होता। रेशम, शहद और लाख कीटों से प्राप्त होता है और मोती कीटों से प्राप्त नहीं होता है। अगर हम बात करें रेशम के कीट से रेशम की प्राप्त होती है। रेशम का कीट शहतूत के पत्तों पर पनपता है। लाख के बारे में बात करें तो लाख कैरियर लैका एवं लेसिफर लैका नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। मधुमक्खियां सामाजिक कीट हैं जो फूलों से मकरकंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती हैं। मोती के बारे में बात करें तो मोती वस्तुतः मोलस्का संघ के जीव पिंकटैडा या पर्ल ओयस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो मोती जीवों द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसको याद रखेंगे। क्या नाम है? पिंकटैडा और पर्ल ओयस्टर के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो मोलस्का संघ के जीव हैं। बात करेंगे 88 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है? तो घृतकुमारी एक औषधीय फसल है, याद रखेंगे। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है प्राप्त होती है, तो यह आवृत बीजी पादप से प्राप्त होती है। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, किससे प्राप्त होती है? आवृत बीजी पादप से प्राप्त होती है। कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है, जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा एक आवृत बीजी पादप है। कुनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्केलाइड है, जिसका स्वाद तीखा होता है। इसका उपयोग जोड़ों के दर्द तथा प्रियान से उत्पन्न रोगों के उपचार में किया जाता है। 90 नंबर प्रश्न है, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना की छाल से। 91 नंबर प्रश्न है, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? छाल से प्राप्त होती है। तो आप इसको देख सकते हैं, बार बार वही प्रश्न आ रहा है, रिपीट हो रहा है, बस उसकी भाषा बदल दी जा रही है। तो कुनैन किससे प्राप्त होती? छाल से प्राप्त होती है, याद रखेंगे। बार बार देखिए प्रश्न रिपीट हो रहा है, फिर देखिए रिपीट हुआ है। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त होती? छाल से प्राप्त होती। इसलिए ये सब प्रश्न आपको गलत नहीं करना। और एक बात आपको मैं बता दूं कि अगर आपका बेसिक नहीं गलत होगा तो सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा आपको। बेसिक का मतलब जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हुए हैं और जो बहुत नॉर्मल प्रश्न होते हैं, उनको कतई नहीं गलत करना है, सावधानी से करना है। तो और एक बात बताएं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आपके पास इसका पीडीएफ नहीं है तो आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है, @TechIAS सर्च करके TechIAS, वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बात करेंगे हम लोग 93 नंबर प्रश्न, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है, किससे? बीजीए पादप से। मलेरिया में उपचार हेतु आर्टीथर नामक की औषधि प्रयोग होती है, जो बीजीए पादप से प्राप्त होती है। देख लेते हैं, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि बीजीए पादप से तैयार की जाती है। एट्रेविन, क्लोरोक्विन इत्यादि औषधियाँ भी मलेरिया निदान हेतु प्रयोग की जाती हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा इसका वाहक मादा एनीफिलीज मच्छर है। आप यहाँ से देखिए फैक्ट कई, एट्रोविन, क्लोरोक्विन, ये औषधियाँ जो हैं ये भी मलेरिया में निदान हेतु प्रयोग की जाती हैं। आर्टीथर नामक औषधि बीजीए पादप से तैयार की जाती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा इसका वाहक मादा एनीफिलीज मच्छर हैं। तो ये सब भी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रख लेना है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त किया जाता था, जिसे कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया। वह क्या है? तो वह है क्लोरोक्विन। आजकल जो सिनकोना से प्राप्त औषधि होती थी उसकी जगह पे क्लोरोक्विन एक कृत्रिम औषधि आ गई है, इसका प्रयोग होता है मलेरिया उपचार में। क्लोरोक्विन नामक कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है, क्योंकि इसका भी उपयोग अब मलेरिया उपचार के लिए किया जाता है। कुनैन नामक एल्केलाइड सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त तैयार की जाती थी, जो मलेरिया रोग के उपचार में उपयोगी है। कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में किस पौधे की छाल से प्राप्त होती थी? कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती थी। किससे प्राप्त होती थी? सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती थी। जब कोरोना आया था तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की पूरे विश्व में डिमांड बढ़ गई थी, तो भारत से लोग मांग रहे थे। तो यह किससे बनती है? सिनकोना के पौधे से बनती है। बात करेंगे 96 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो इसका जो राइट आंसर हुआ है डायटम।
कोशिकीय डायटम जीव समूहों का प्रयोग सालुइन 350 परीक्षण में डूबने से मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। एक कोशिकीय डायटम जीव समूहों का प्रयोग सालुइन 350 परीक्षण में डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। एक और फैक्ट याद रखना आपको, सालुइन 350 परीक्षण किससे संबंधित है? तो जब डूबने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए सालुइन 350 परीक्षण किया जाता है। यह फैक्ट भी याद रखेंगे। शाहतूत का फल है, शाहतूत के फल को सोरोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोरोसिस कहा जाता है। शाहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है। यह एक प्रकार का बहु या मिश्रित फल है। अनानास तथा कटहल के फल भी सोरोसिस कहलाते हैं। याद रखेंगे, शाहतूत, अनानास तथा कटहल के फल सोरोसिस कहलाते हैं। 98 नंबर प्रश्न है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? निम्न रेशों में से कौन पौधों के तने का उत्पाद नहीं है? तो जो कपास है वह पौधों के तने का उत्पाद नहीं है। सन, पटसन, जूट ये पौधों से प्राप्त होते हैं, लेकिन कपास पौधों के तनों से प्राप्त नहीं होता है। कपास के बारे में बात करें तो कपास को फलों में स्थित बीज के बीजावरण से लगी रेशों से प्राप्त करते हैं। कपास को कैसे प्राप्त करते हैं? फलों में स्थित बीज के बीजावरण से लगी रेशों से प्राप्त करते हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक बड़ी जिसे लिंट रेशा कहते हैं तथा दूसरी छोटी से फज रेशा कहते हैं। लिंट रेशे व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि फज रेशे कम महत्वपूर्ण होते हैं। बात करेंगे 99 नंबर प्रश्न का, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन लेग्यूमिनेसी या फेबेसी कुल के पौधों जैसे अल्फाल्फा, सोयाबीन आदि की मूल ग्रंथियों में पाया जाता है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है। बात करेंगे 100 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता? तो जो ट्रिटिकल है यह मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है। देख लेते हैं ट्रिटिकल के बारे में। ट्रिटिकल मानव निर्मित अनाज या धान्य है जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने इस संकर पौधे को प्रयोगशाला में गेहूं तथा राई को परस्पर संकरण करा के तैयार किया है। तो ट्रिटिकम किससे बना है? गेहूं तथा राई को मिलाकर। इसका अनाज मूलतः स्वीडन तथा स्कॉटलैंड द्वारा उत्पन्न किया गया है। इसको मुख्यतः पशुओं के चारे के लिए उगाया जाता है। इससे रोटी अच्छी नहीं बनती है। तो ट्रिटिकम किससे बना है? गेहूं तथा राई के मिश्रण से। 101 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अनाज मानव निर्मित है? ट्रिटिकल मानव निर्मित अनाज है। ट्रिटिकल क्या है कि यह मानव निर्मित अनाज है। किससे बना है? गेहूं तथा राई के मिश्रण से। बात करेंगे हम लोग 102 नंबर प्रश्न का, कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता क्या है? तो इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती। कैनोला याद रखेंगे, मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इनके तेल में जो इरूसिक अम्ल होता है उसकी बहुत अल्प मात्रा होती है। याद रखेंगे, कैनोला खाद्य तेल का एक प्रकार है जिसे प्राथमिक तौर से कीथ डाउनी तथा बाल्डर स्टीफन द्वारा 1970 में कनाडा में उत्पन्न किया गया था। जो मानव उपयोग कैनोला के बीजों का उपयोग खाद्य तेल के उत्पादन में होता है, जो मानव उपयोग के लिए अनुकूल होता है क्योंकि इसमें पारंपरिक रेपसीड तेलों की तुलना में इरूसिक एसिड की मात्रा बहुत कम होती है। इरूसिक एसिड की काफ़ी कम मात्रा के अतिरिक्त इसके पोषक गुण भी काफ़ी अलग होते हैं। 103 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। तो इसको देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। बात करेंगे हम लोग 104 नंबर प्रश्न का, स्पंजी टिश्यू या स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा वह है, तो वह है अल्फांसो आम। स्पंजी टिश्यू ऐसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है जो आम सबसे अधिक निर्यात किया जाता है अल्फांसो, उसके ऊपर बहुत इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो स्पंजी टिश्यू एक ऐसा विकार है जो फलों मुख्यतः अल्फांसो आम की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है। इस विकार के कारण आम कच्चे एवं अम्लीय रह जाते हैं। बात करेंगे 105 नंबर प्रश्न का, कथन और कारण है, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। कुछ जीवाणु अपना भोजन क्या करते हैं? संश्लेषित कर लेते हैं और इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता पाया जाता है। तो देखिए, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात, लेकिन इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ हरित लवक नहीं पाया जाता है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही परंतु आर गलत है। पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी तथा स्वपोषित हैं। स्वपोषित जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये जीवाणु दो प्रकार के प्रकाश संश्लेषी तथा रसायन संश्लेषी होते हैं। इन जीवाणु में हरित लवक का अभाव होता है, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। कुछ जीवाणु में क्लोरोफिल से मिलते जुलते रंग द्रव्य होते हैं जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। आप एक चीज़ देखिए, जीवाणुओं में हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं इसका अभाव होता है, लेकिन कुछ जीवाणुओं में पर्णहरिम या क्लोरोफिल से मिलते जुलते रंग द्रव्य होते हैं जिससे ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। तो याद रखेंगे, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन जीवाणु में क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक नहीं पाया जाता है। बात करेंगे 106 नंबर प्रश्न का, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो बैक्टीरिया के बारे में जो इनमें 4 कथन दिए गए हैं, तो ये 4 के चारों ही असत्य हैं। इसका राइट आंसर डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तीनों कथन असत्य हैं। अब हम बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा देखते हैं। जीवाणु, बैक्टीरिया सबसे सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय आद्य प्रिमिटिव जीव है जिन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। इनका अध्ययन जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। तो कुल मिला के क्या हुआ, ये तीनों स्टेटमेंट, ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, गलत है। ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, ये भी गलत है। ये फूल देने वाली व फल फूल देने की वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं, तीन के तीनों फैक्ट गलत हैं। जीवाणु सबसे सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय आद्य प्रिमिटिव जीव हैं, मोनेरा जगत में आते हैं, लाभदायक होते हैं हमारे लिए और हानिकारक दोनों होते हैं। इनका अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। 107 नंबर प्रश्न है, मरुस्थलीय पौधों के जड़तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करना, कथन और कारण देखना है इसमें। तो जो मरुस्थलीय पौधों के जड़तंत्र होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को कतई प्रोत्साहित नहीं करता है। जो मृदा का अधिक तापमान रहेगा तो जड़ कहाँ उसका डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। तो इस तरह से ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। मरुस्थलीय पौधों के अंतर्गत कैक्टस, मदार, घिक्वार इत्यादि आते हैं जो कि शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेने की क्षमता रखते हैं। इन पौधों में जड़तंत्र मृदा से जल की खोज के लिए काफ़ी लंबे हो जाते हैं तथा इनके छोटे तने छोटे, रूपांतरित एवं कभी कभी भूमिगत हो जाते हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ों की लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी मूसला जड़ होती है। मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, और यानी ऐसे पादप जिनकी जड़ें मूसला होती हैं उनको फ्रिएटोफाइट्स पौधे कहते हैं, लंबी मूसला जड़ होती है। फ्रिएटोफाइट्स मरुस्थल में पाए जाने वाले वह पौधे होते हैं जिनमें जल को संचित रखने के लिए विशिष्ट तरीके विकसित हो जाते हैं। इन पौधों की जड़ें अत्यधिक लंबी होती हैं जो भूमि में काफ़ी गहराई तक जाकर पानी का अवशोषण करती हैं। फ्रिएटोफाइट्स की जड़ें वस्तुतः 25 से 30 मीटर तक की लंबाई ग्रहण करके भूमिगत जल सतह तक पहुंच जाती हैं। 110 नंबर प्रश्न है, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं मरुद्भिद कहते हैं। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं, मरुद्भिद कहते हैं। याद रखेंगे, शुष्क वातावरण या मरुभूमि जैसे वातावरण में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को मरुद्भिद या जेरोफाइट कहते हैं, जो कि अपने शरीर को शुष्क वातावरण के प्रति पूर्णतया अनुकूलित कर लेते हैं। जल के उत्सर्जन को कम करने के लिए या जल के उत्सर्जन को कम करने के लिए, वाष्पोत्सर्जन जिसको बोलते हैं, कम करने के लिए इनकी बाह्य त्वचा मोटी उपचर्म की परत से ढकी रहती है तथा पत्तियां जो होती कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। आपने देखा होगा इसके अंतर्गत नागफनी में देखा होगा मदार, नेरियम, ब्रायोफिलम इत्यादि पौधे आते हैं। ये सब मरुस्थलीय पौधे हैं। तो जो जल का उत्सर्जन लिखा है, वाष्पोत्सर्जन होता है, वह यहाँ पे कम हो जाता है जब इनकी बाह्य त्वचा मोटी उपचर्म होती है तो। और इनको क्या बोलते हैं, मरुद्भिद बोलते हैं। जीरोफाइट कहीं कहीं लिखा रहता है। शुष्क वातावरण या मरुभूमि जैसे वातावरण में पाए जाने पेड़ पौधों को जीरोफाइट या मरुद्भिद कहते हैं। मरुभूमि के पादप अधिकतर क्या होते हैं, मांसल होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधों के कुछ भाग जल को संचित रखने के लिए अधिक मांसल तथा स्थूल होते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हाइलोफाइट कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लवण मृदोभिद पौधों को हाइलोफाइट
कहते हैं जो उच्च लवणतायुक्त जल में पैदा होते हैं। 113 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है, बिल्कुल सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है, गलत है। नमकीन पानी में उगाए गए पौधों को थैलोफाइट्स नहीं कहते, इनको हैलोफाइट्स कहते हैं। सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन, बिल्कुल सही है। सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। इसका जो राइट आंसर होगा केवल 1, 4 और 1 सही है। लोअर 2013 में आया हुआ, इसको देखते हैं। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है, कथन एक सत्य है। बीजों की सुसुप्तावस्था तोड़ने वाले हार्मोन को जिब्रेलिन तथा साइटोकाइनिन कहते हैं। कथन 4, गन्ने के लिए बात किया जाए, गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक एसिटोबैक्टर है। इस फैक्ट को सबसे पहले ध्यान दीजिए, गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक क्या है? एसिटोबैक्टर है। और नमकीन पानी में उगने वाले पौधे हैलोफाइट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट इसको याद रखेंगे, गन्ने के लिए जो उर्वरक है, जैव उर्वरक, वह क्या है? वह है एसिटोबैक्टर। एपीफाइट्स वह पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं यांत्रिक अवलंब के लिए। एपीफाइट्स वह पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं यांत्रिक अवलंब के लिए। अधिपादप या एपीफाइट वह पौधे होते हैं जो दूसरे जीवित पौधे पर उगे या लगे रहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनमें पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सिर्फ पोषक पौधों पर यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर रहते हैं। इन्हें वायवीय पादप, एरियल प्लांट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जड़ें मृदा से नहीं लगी रहती हैं। इसके अंतर्गत आर्किड्स के पौधे आते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे पौधे गांव में देखा होगा, बड़े बड़े वृक्षों पर ऊपर ही उनके उगे रहते हैं, तो इसी टाइप के पौधे होते हैं, आर्किड्स टाइप के पौधे ही होते हैं। इन्हें वायवीय पादप कहते हैं क्योंकि इनकी जड़ें मृदा से लगी ही नहीं रहती हैं। और इनको क्या बोलते हैं? अधिपादप, पादप के ऊपर पादप, अधिपादप, एपीफाइट्स कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, भोजन खुद ही बनाते हैं। बात करेंगे 115 नंबर प्रश्न, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। जड़ों के बालों से, जो जड़ों में रोम निकले रहते हैं, बाल निकले रहते हैं, उसके मात्रा से उसका अवशोषण करते हैं। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण किसके माध्यम से करता है? जड़ के बालों से करता है। महत्वपूर्ण फैक्ट, पौधे अपनी जड़ों के बालों द्वारा भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। जड़ों के बाल जिसे रूट हेयर्स, एक प्रकार की पतली भित्ति वाली एक कोशिकीय संरचनाएं हैं जो जड़ों के बाहरी भाग एपिडर्मिस से निकली होती हैं। हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधे को कहते हैं। बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट या जलोदभिद कहते हैं। इनमें बड़े बड़े अंतरकोशीय स्थान होते हैं जिनमें वायु भरी होती है जो कि पौधों के तैरने में सहायक होते हैं। इन पौधों में यांत्रिक ऊतक भी बहुत कम विकसित होते हैं तथा उनका पूर्ण अभाव होता है। पौधों द्वारा ली गई विकीर्ण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। तो जल का प्रकाश अपघटन, पौधों द्वारा ली गई विकीर्ण ऊर्जा क्या परिणाम देती है? तो जल का प्रकाश अपघटन होता है। पौधों द्वारा ली गई विकीर्ण ऊर्जा, रेडिएंट एनर्जी का परिणाम जल का प्रकाशीय अपघटन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है जिसमें जल के अणु टूटकर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस बनाते हैं और इसमें हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। जल का प्रकाशीय अपघटन प्रकाश क्रम में संपन्न होता है। तो यह प्रश्न याद रखेंगे, पौधों द्वारा ली गई विकीर्ण ऊर्जा या रेडिएंट एनर्जी की क्या परिणाम देती है? तो यह जल का अपघटन करवा देती है, यही इसका परिणाम है। निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? स्वजीवी उत्पादक, मृतोपजीवी विभंधक, परोपजीवी उपभोक्ता, तृणभक्षी गौण उपभोक्ता, यही गलत है। स्वजीवी क्या होते हैं? जो उत्पादक होते हैं। मृतोपजीवी ये विभंधक होते हैं। परोपजीवी उपभोक्ता होता है। देखते हैं, उत्पादक जिसे प्रोड्यूसर बोलते हैं। स्वजीवी वह होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता वह होते हैं, परोपजीवी होते हैं अर्थात दूसरे जीवों से अपना भोजन पदार्थ ग्रहण करते हैं। विभंधक या मृतोपजीवी होते हैं जो कि अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता ना होकर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं। तृणभक्षी या जिसको तृण मतलब यार तृण पर्यायवाची या घास फूस का, तो ये जो खाते पीते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता ना होकर प्राथमिक उपभोक्ता हैं होते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं। इसको ध्यान दे देंगे, तृणभक्षी गौण उपभोक्ता ना होकर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, आप लोग जानते हैं शाकाहारी होते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप।
प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आता है? हरित पादप आता है। वह सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के लवक क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे होते हैं, ये भी याद रखें। आर्कियोबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है किसके? तो मेथेन के। आर्कियोबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है किसके? मेथेन के। आर्कियोबैक्टीरिया के लक्षण सामान्य जीवाणुओं से भिन्न होते हैं। इसके मिथेनोजन्स समूह अवायवीय होते हैं तथा ये दलदल वाले स्थानों और पशुओं के रूमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग मेथेन के उत्पादन में होता है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो वातक तंत्र से करते हैं। अधिकांश कीट श्वसन वातक तंत्र से कहते हैं। सभी कीटों में श्वसन की क्रिया होती है जिसके दौरान वह ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इनमें श्वसन के लिए वायु नलियों या ट्रैकी का जाल बिछा रहता है जिसे वातक तंत्र कहा जाता है। यह तंत्र बाहरी वायु को ग्रहण कर शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने में सहायक होता है। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है। जमी हुई झील के अंतर्गत मछली जीवित रह सकती क्योंकि तलों के जो निकट होता है पानी जमता ही नहीं है। सर्दियों के मौसम में जब बाहरी तापमान जल के हिमांक बिंदु से कम हो जाता है तब झीलें एवं नदियाँ जम जाती हैं, परंतु इस दिशा में झील या नदी की केवल ऊपरी परत ही जमती है। ऊपरी परत के नीचे जल अपने तरल रूप में ही विद्यमान होता है, इसलिए मछलियाँ तथा अन्य जलीय प्राणी जमी हुई झीलों में भी आसानी से जीवित रह सकते हैं। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि वह श्वास नहीं ले पाती हैं। जल से मत्स्यों या मछलियों को बाहर निकाल दिए जाने पर वह मर जाती हैं क्योंकि ये श्वसन क्रिया नहीं कर पाती। मछलियाँ में श्वसन के लिए गलफड़े पाए जाते हैं जो कि पूर्णतया जल में घुली ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होते हैं। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है गलफड़ों द्वारा, बार बार पूछा गया। सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसाइनिन। ये सब प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से तो एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है। तो सेब के फल में जो लाली का कारण है वह है एंथोसाइनिन। सेब के फल में लाली का कारण एंथोसाइनिन नामक वर्णीय लवक है। लाल नारंगी रंग के वर्णक जैसे कैरोटीन गाजर में पाया जाता है। टमाटर में लाइकोपिन वर्णक, पीले रंग के वर्णक है जैसे जैंथोफिल हल्दी में, तथा चुकंदर में बीटरनिन। सेब के फल में जो लाली का कारण है वह है एंथोसाइनिन। उसी प्रकार गाजर में जो रंग होता है उसका कारण कैरोटीन है। टमाटर में जो लाल हो जाता है उसका कारण लाइकोपिन है। जैंथोफिल हल्दी में पाया जाता है तथा चुकंदर में क्या पाया जाता है? बीटरनिन वर्णक पाया जाता है। यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है, ये सब सभी की इसको रट लेना है आपको। टमाटर में लाल रंग का क्या कारण है? टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपिन है। क्या है? लाइकोपिन। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? कैरिकाजैंथिन। पपीते में जो पीले रंग का कारण है वह है कैरिकाजैंथिन, बहुत महत्वपूर्ण है। पपीते का वनस्पतिक नाम है कैरिका पपाया। इसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है। इसमें उपस्थित पपाइन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। पपीते में उपस्थित कैरिकाजैंथिन वर्णक के कारण इसका रंग पीला होता है। पपीते में उपस्थित कैरिकाजैंथिन वर्णक के कारण इसका रंग पीला होता है। महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। बात करेंगे 128 नंबर प्रश्न का। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई? तो यह भारत के अंडमान द्वीप में खोजी गई। ये 2016-15 की बात, 15-16 की। और ये देखिए IAS प्री 2000 उस समय चर्चा में थी तो पूछ ली गई थी। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने अंडमान द्वीप के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से केले की एक नई प्रजाति को खोजा जिसे मूसा अंडमानेंसिस नाम दिया गया। इस नई प्रजाति की ऊंचाई लगभग 11 मीटर। तो केले की प्रजातियां लगभग 3 से 4 मीटर होती है, आपने देखा हो गाँव में। गुच्छे में पकने से पहले यह केला हरे रंग का ही रहता है, लेकिन पकने के बाद छिलके पीले और गूदे का रंग नारंगी हो जाता है। 129 नंबर प्रश्न है, निम्न जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीसीज से संबंधित है? तो निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीसीज से संबंधित है? तो चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी एक ही स्पीसीज से संबंधित हैं। जीवित प्राणियों का समूह चीनी, अमेरिका, भारतीय तथा काले अफ्रीकी एक ही स्पीसीज होमो सैपियंस से संबंधित हैं।
जबकि शेष जंतुओं का समूह अलग अलग स्पीसीज से संबंधित है। खमीर एक उदाहरण है, खमीर कवक का उदाहरण है, आप सब जानते हैं। खमीर एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, यह शर्करायुक्त कार्बनिक पदार्थों में बहुतायत से पाया जाने वाला विशेष प्रकार का कवक है। ईस्ट और मशरूम क्या हैं? तो ईस्ट और मशरूम एक फंगी है, फफूंद है। ईस्ट और मशरूम फफूंद अर्थात कवक हैं। ये पर्णहरिम रहित तथा संवहन ऊतक रहित होते हैं, जो कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ईस्ट एस्कोमाइसिटीज कुल का, जबकि मशरूम बेसिडियोमाइसिटीज कुल का एक सदस्य है। ये भी पूछा गया हुआ है। तो ईस्ट किसका है? एस्कोमाइसिटीज कुल का, और जबकि मशरूम बेसिडियोमाइसिटीज कुल का एक मेंबर है। बात करेंगे मशरूम क्या है, तो मशरूम एक कवक है, बार बार पूछा गया है। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है, क्या है? एक कवक है। देखिए इसकी भाषा सिर्फ बदल देता है और प्रश्न वही रहता है, बार बार उसी में घुमा रहा है। 134 नंबर प्रश्न है, कपास का प्रमुख घटक है सेलुलोज। बार बार यह प्रश्न आया हुआ। कपास का प्रमुख रासायनिक घटक सेलुलोज होता है, जिसकी मात्रा 91 से 94% तक होती है। सूक्ष्म मात्रा में वसा, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। 135 नंबर प्रश्न है, लाइकेन मिश्रित जीव हैं कवक एवं शैवाल से। बार बार यह प्रश्न पूछा गया है कि लाइकेन किसका मिश्रित जीव है, तो लाइकेन कवक एवं शैवाल से संबंधित हैं। लाइकेन दो पूर्णतः भिन्न वनस्पतियों से बना एक द्वैध पादप होता है। इन वनस्पतियों में से एक शैवाल और दूसरा कवक होता है, किंतु इन दोनों में इतना निकटतम साहचर्य होता है कि इनमें बना लाइकेन एक ही पौधा प्रतीत होता है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं म्यूट्यूअल, जिसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? म्यूटुअलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवाल और कवक के मिलने से जो लाइकेन बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको म्यूटुअलिज्म कहते हैं। बात करेंगे शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूटुअलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। बात करेंगे हम लोग लाइकेन, जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर हैं? तो शैवाल और कवक के। आप देखिए कितनी बार लाइकेन से पूछा जा रहा प्रश्न, तो बार बार पूछा जाता है, अच्छे से कर लेना है। उसके बाद हम बात करेंगे नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है, तो नोस्कापीन पोस्ता या पॉपी से प्राप्त होता है। चिकित्सीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नोस्कापीन पोस्ता से प्राप्त होता है। हीरोइन प्राप्त होती है, हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। यह सफ़ेद रंग का पाउडर है जो अफीम पोस्ता से प्राप्त मार्फिन के संश्लेषण से बनाया जाता है। मार्फिन किससे प्राप्त होती है, तो मार्फिन फल से प्राप्त होती है। मार्फिन पोस्ता वैज्ञानिक नाम पैपेवर सोमनिफेरम के अपरिपक्व फलों से प्राप्त की जाती है। पोस्ता का पौधा एक आवृत बीजी पादप है, जिससे अफीम तथा हीरोइन भी प्राप्त की जाती है। तो जो पोस्ता का पौधा होता है, इसी से एक आवृत बीजी पादप है, जिससे अफीम तथा हीरोइन भी प्राप्त की जाती है। मार्फिन का सीधा प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, और मार्फिन का उपयोग दर्द निवारक औषधि के रूप में तथा निद्रा कारक के रूप में भी किया जाता है। बात करेंगे 141 नंबर प्रश्न, अफीम प्राप्त किया जाता है, तो अफीम बिना पके फल के लैटेक्स से प्राप्त होता है। अफीम के पौधे के दूध को सुखाकर बनाया गया पदार्थ, अफीम के पौधे के दूध को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है। अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे अपरिपक्व फल में एक चीरा लगाया जाता है, जिससे इसका दूध निकलने लगता है, जो निकलकर सूख जाता है। अफीम पोस्ता के पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं, तो अधपके फल से प्राप्त होते हैं। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, अधपके फल से प्राप्त होते हैं। कई बार बार अफीम से प्रश्न आया हुआ है, इसको अच्छे से कर लेंगे। अफीम का मुख्य अवयव क्या है, तो अफीम का मुख्य जो अवयव है वह है मार्फिन। पैपेवर सोमनिफेरम पैपेवरेसी कुल का प्रमुख पौधा होता है। इसके अपरिपक्व कैप्सूल के दूधिये लैटेक्स से अफीम अर्थात ओपियम प्राप्त होती है। अफीम से अनेक एल्कलॉइड जैसे मार्फिन, कोडीन, पैपेवरिन आदि प्राप्त किए जाते हैं। अफीम में मुख्यतः मार्फिन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। अफीम अनेक औषधियों में शांतिकर के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। अफीम की लत हानिकारक भी होती है। 144 और इस चैप्टर का यह आखिरी प्रश्न है, अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है, तो पैपेवर सोमनिफेरम है। एमपीपीसीएस प्री 2017 में आ चुका है। अफीम का जो वानस्पतिक नाम है वह पैपेवर सोमनिफेरम। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपीपीसीएस में भी देखने को मिल सकता है।
तो यह वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। आज घटना चक्र का जो तीसरा चैप्टर था वर्ग की, वह भी समाप्त हो गया। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, आपके काम का है, तो कमेंट करें, लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।